स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी मैम। चलिए, आज का टॉपिक लिखिए, विवाह कैसे देखें। कुंडली में विवाह के योग। ये अरेंज मैरिज की हम बात कर रहे हैं। कुंडली में विवाह के योग, जिसको हम कहते हैं सप्तम भाव। पहला सूत्र, किसको देखना? सबसे पहले लग्न को और लग्नेश को। फिर किसको देखेंगे? सप्तम भाव को। सप्तम भाव किसका है? हमारे विवाह का, पार्टनर का। फिर देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव हमारे किसका है? प्रेम का। फिर देखेंगे द्वादश भाव, 12th हाउस। द्वादश भाव किस चीज का है? शैया सुख का, बेडरूम जिसको आप कहते हैं। फिर हम देखेंगे चौथा भाव, 4th हाउस। क्यों? क्योंकि ये किसका भाव है? यह है सुख का भाव। और हम देखेंगे सेकंड हाउस, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है। कोई भी रिश्ता होता है तो हमारे घर परिवार के थ्रू ही आता है। फिर हम देखेंगे ग्रह, कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक है? बुद्धि का और मन का कारक। शुक्र, जो कि सप्तम भाव का कारक है। साथ में विवाह के लिए भी शुक्र को देखा जाता है। और स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं का कारक है शुक्र। मंगल, स्त्री की कुंडली में विवाह के लिए मंगल को देखते हैं, क्योंकि मंगल किसका कारक है? पुरुषत्व का कारक है। आप लोग नोट कर रहे हैं ना सभी? जी ठीक है। उसके बाद क्या देखा जाता है? नंबर 10, तुला और वृश्चिक राशियां। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि किसकी है? तुला राशि विवाह की यानी सप्तम भाव की कारक होती है। और अष्टम भाव की कारक होती है वृश्चिक राशि। और अष्टम भाव से हम ससुराल का सुख देखते हैं। अष्टम भाव से ससुराल का सुख देखा जाता है। हो गया? हाँ जी मैम। चलिए, अब आगे बताते हैं। हेडिंग डालिए,
विवाह के सामान्य नियम। इसके लिए आप क्या देखेंगे? कौन से भाव? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ एंड ट्वेल्थ। क्या क्या नियम लागू होंगे इस पर? पहला, ये भाव और स्वामी, इनके स्वामी, ये भाव और इनके स्वामी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। ठीक है, पहला। दूसरा, शुभ कर्तरी योग में हो। तीसरा, शुभ ग्रहों के या मित्र ग्रहों के या मित्र राशि में हो। अंश से बली हो। ठीक है, ये हो गए इनके नियम। अब देखिए, लिखिए शीघ्र विवाह योग। इस हेडिंग डालिए, शीघ्र विवाह किन लोगों की कुंडली में होगा? शीघ्र विवाह के योग। और मैं जो आप लोगों को लिखा रही हूं ना, आप लोग ये मत सोचिएगा कि केवल यही सूत्र केवल काम करते हैं। सूत्र हजारों लाखों हैं, ठीक है? इसलिए उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो केवल ये भी सूत्र होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको जस्ट एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, एक रास्ता दिखा रही हूँ कि इस तरीके से भाव देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, है ना? ये मत सोचिएगा कि केवल यही 4-5 सूत्र लगा करके आप एक कुंडली देख लेंगे और बस मतलब ज्योतिष आपका कंप्लीट हो गया। ये तो स्टार्टिंग है अभी आपकी, ठीक है? इसलिए कोई भी मैं भाव बताऊंगी उसके कुछ ही सूत्र आपको बताऊंगी। बाकी सूत्र आप लोग जो बुक से या अपने नोट्स बना करके, आपको बहुत सारी बुक्स रीड करनी पड़ेंगी, तो उससे आपको समझना पड़ेगा। मानसागरी क्या कहती है, फल दीपिका क्या कहती है, व्रत लघु पराशर क्या कहती है, हर एक बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको जाकर के चीजें समझ में आने लगेंगी। पहला, शीघ्र विवाह के योग कैसे बनते हैं, कब बनते हैं? पहला, लग्न में एवं सप्तम में, सप्तम भाव में। शुभ ग्रह स्थिति, पहला। दूसरा, 2 और 8 भाव में पाप
ग्रह ना हो। तीसरा, कुंडली में शुभ ग्रह बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु वक्री ना हो। नंबर 4, खास करके लिखिए, खासकर शुक्र अस्त ना हो, गुरु अस्त ना हो। ये दोनों ग्रह शादी को बचाते भी हैं और शादी को चलाते भी हैं। लग्नेश व सप्तमेश दोनों अधिक दूरी पर स्थित हों तो विवाह देर से होता है। सप्तमेश त्रिक भावों में हो तो विवाह में देरी होती है। नेक्स्ट, सप्तम पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो विवाह शीघ्र। मिक्स हो गए देर वाला और जल्दी वाला। पुरुष की कुंडली में लग्नेश प्लस शुक्र अच्छे होने चाहिए एक अच्छा वैवाहिक जीवन चलाने के लिए। और स्त्री की कुंडली में लग्नेश और गुरु अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग। लिखिए, हो गया? आगे लिखूं? कहाँ गए भाई सब? हाँ जी मैम, हो गया। हो गया? जी मैम। आगे चलिए। ओके, नेक्स्ट,
20 से 25 वर्ष में विवाह के लोगों का होता है, विवाह के योग। जैसे हम आज की डेट में जल्दी ही शादी भी कह सकते हैं। क्या सूत्र है इसका? सप्तमेश सप्तम में ही हो। दूसरा, शुक्र गुरु अस्त ना हो। तीसरा, पूर्ण चंद्रमा 5वें या 7वें भाव में स्थित हो। चौथा, सातवें में, सेकंड में, 8th भाव में मंगल या शनि ना हो। देर से विवाह के योग। सप्तम भाव में शनि स्थित हो। लग्न में, 7th में, सेकंड में, 8th भाव में केवल पापग्रह स्थित हो। तीसरा, सप्तमेश अस्त हो। या मंगल शनि से दृष्ट हो। नेक्स्ट, सप्तमेश त्रिक भावों में हो या नीच के हो। नेक्स्ट, दूसरे और 8वें में अचेत पावग्रह का होइगे। नवांश कुंडली में भी
यदि लग्न सप्तम पीड़ित हो तो दाम्पत्य सुख में कमी। चलो नोट डाउन करिए फटाफट। जब हो जाए बता दीजिएगा। हो गया? हो गया मैम। हो गया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विवाह कब होगा? विवाह कब होगा? पहला सूत्र, लग्नेश द्वितीयेश या सप्तमेश की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में भी विवाह होने की संभावना होती है। दूसरा, लग्न द्वितीय सप्तम भाव में बैठे ग्रह, क्योंकि इन भाव से संबंध बना लिया ना, स्थित ग्रह या इनसे संबंध बनाने वाले, जो ग्रह देख रहा हो, जो ग्रह युति में हो, बनाने वाले, या आपका सप्तमेश जिसके साथ जाकर के बैठा हो, ग्रहों की दशा अंतर्दशा में विवाह। एक इंपॉर्टेंट सूत्र बता रही हूं, सप्तम भाव में यदि वक्री गुरु बैठे हैं तो विवाह योग पूरे नहीं बनते।
गोचर में भी विवाह योग देखे जाते हैं। मैंने आपको बताया डबल गोचर, जब गोचर पढ़ाया था उस समय विवाह के योग गोचर से बताए थे। गोचर से भी विवाह योग देखे जाते हैं। अब खराब करने वाले योग, पहला राहु की महादशा या अंतरदशा में विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी शादी टिकती नहीं है, और टिक जाती है, मान लीजिए 2 4 6 महीने चल भी गई तो इनका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है। राहु की महादशा अंतरदशा में बिल्कुल भी विवाह ना करें। चलिए, ऐसे मंगल के में भी नहीं किया जाता। अब इसके उपाय लिख लीजिए कुछ उपाय। पहला, नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करे। कौन? कन्या, या जिसको भी शादी करनी है। अगर लड़के के लिए नहीं हो रही है तो लड़का भी करे। अपने दाहिने हाथ में पीतल का कड़ा धारण करे। नंबर 3, कन्या के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो कन्या को घर के वायव्य कोण पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम में रखना चाहिए। रखें, विवाह शीघ्र होगा। एक और, नंबर 4 कहाँ लिखूं? चलिए यहाँ लिख देती हूँ, सभी लोग पहचान लीजिएगा। नंबर 4, यदि पुरुष है और उनका विवाह नहीं होता है तो पूरा हो रहा है तो पुरुष को शुक्रवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक देवी मंदिर में देवी पाठ करे और वहीं रहे। उसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर आए। करिए इसको।
मैम ये जो पीतल का कड़ा है ये सिर्फ लड़कों के लिए है कि लड़कियों के लिए भी है? दोनों के लिए। हो गया। हो गया। चलिए अब चार्ट बनाते हैं। ये योग सभी लोग देख लीजिए बहुत ध्यान से, फिर अब चार्ट बनाते हैं, उस पर लगाते हैं। चलिए एक कुंडली बनाइए, तुला लग्न की कुंडली बनाइए सभी लोग। तुला लग्न की कुंडली अब मैंने आपको बताया सबसे पहले विवाह के लिए कौन कौन से भाव देखे जाते हैं। तो ये देखा जाता है लग्न, सेकंड, फोर्थ, क्योंकि ये सुख का भाव है तो विवाह के बाद कैसा सुख रहेगा, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ और ट्वेल्थ, ये सारे भाव देखे जाते हैं शादी के लिए। ठीक है, ये पहली शादी के लिए सेवेंथ हाउस देखते हैं। अगर मान लो किसी की पहली नहीं चली तो दूसरी के लिए ये देखते हैं, तीसरी के लिए ये वाला देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तुला लग्न की कुंडली है और लग्नेश आ गए यहां पर, शुक्र और बुध यहां आ गए। चलिए सूर्य राहु बिठाइए चौथे भाव में, केतु मंगल सामने 10th में, सूर्य राहु केतु मंगल, यहां पर चंद्रमा, यहां पर बृहस्पति और 12th में शनि। आप सभी लोग बताएंगे इस कुंडली में विवाह की स्थिति कैसी है। बोलिए। सबसे पहले इसमें जो लग्नेश है वो शुक्र है। शुक्र कहाँ जाकर के बैठ गया, अपने से तीसरे भाव में, यानी पराक्रम भाव के अंदर, साहस भाव के अंदर। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। जी मैम। इसमें सप्तमेश कौन है, सप्तमेश है इस कुंडली के अंदर मंगल। मंगल कहाँ जाकर के बैठ गया, अपने से चौथे भाव में, है ना, अपने से चौथे भाव के अंदर जाकर के बैठ गया, यानी कि उसका सुख भाव हो गया ये, किसके साथ, केतु के साथ में। उस पर किसकी दृष्टि आ रही है, सूर्य और राहु की दृष्टि आ रही है। बताइए। लेकिन बृहस्पति, स्वग्रही बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है। लड़कियों की कुंडली में, महिलाओं की कुंडली मैंने आपको बताया शादी के लिए देखते हैं मंगल को। तो मंगल, यहाँ पर सप्तमेश भी है, मंगल कारक हो गए शुक्र और लग्नेश हो गए, तो मंगल और शुक्र में 6-8 का संबंध बन गया। पहली बात तो
दूसरी बात है मंगल केतु के साथ हो गए चंद्रमा की राशि में। मंगल और केतु, मंगल पराक्रम है, मंगल साहस है, कहा जाकर के बैठ के केतु के साथ। केतु क्या है? अध्यात्म, विरक्ति। इस व्यक्ति को बार बार केतु कहेगा छोड़ दो, तुम शादी के लिए नहीं बने हो। और मंगल और शुक्र में वैसे ही 6-8 का संबंध हो गया। ठीक है। ऊपर से राहु और सूर्य की दृष्टि भी आ रही है उसके ऊपर। मंगल स्वयं जो है पराक्रम का कारक है, गुस्से का कारक है, अवरोध का कारक है, ब्लड का कारक है। क्या है? फंसा रहेगा ऐसा व्यक्ति, कर्म करना भी चाहेगा, पराक्रम भी करना चाहेगा, तो भी क्या होगा कि उसको सूर्य, राहु, केतु सब रोक करके बैठे हुए हैं कि नहीं, मत करो, ये जीवन तुम्हारे लिए नहीं बना है। फिर भी उस व्यक्ति की शादी होगी। शादी तो होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि आ गई है, तो शादी तो होगी। लेकिन ये वैवाहिक जीवन संतोषपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल का केतु के साथ, किसी भी ग्रह का राहु केतु के साथ बैठना सबसे पहली बात खराब कर देता है। दूसरी बात, उस पर जो है दृष्टि भी आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कारक के साथ में लग्नेश भी है, विवाह का कारक भी है। कौन? शुक्र। उसके साथ में 6-8 का संबंध बन गया, तो दोनों ही पति पत्नी के बीच में 6-8 का संबंध बना रहेगा। कहीं ना कहीं खींचातान आपस में चलती ही रहेगी। अगर जो इनके पति होंगे, महिला है ये, जो इनके पति होंगे, अगर उनकी कुंडली शांत नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में ये जातिका या ये जातक जो भी होंगे, ये इनके जो है पहला विवाह टूटेगा। इसलिए मतलब शादी से पहले कुंडली देखना बहुत आवश्यक होता है। क्लियर है सभी को? समझ में आया कैसे लगाया मैंने? यस मैम। सभी लोग बोलिए भाई। मैम एक बार दोबारा थोड़ा समझा थोड़ा दो। मैम। दूसरी कुंडली पर बताते हैं। ठीक। अब तो आप लोग खुद ही इतने परिपक्व हो गए हैं, थोड़ा खुद भी बताया करिए भाई। 6 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, अब तो आप लोगों को खुद ही पॉइंट बताने चाहिए कि मैम हाँ इसका कारक ये है, इसका ये होगा। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग उल्टा अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं। चलिए एक और कुंडली बनाते, कन्या लग्न की। इससे पता चलता है कि आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं है। 12, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर राहु, गुरु, शनि, चंद्रमा, बुध, सूर्य, शुक्र, केतु, मंगल। अब इस पर आप लोग बोलेंगे, इस पर मैं हाँ या ना में जवाब दूंगी। चलिए अभिषेक जी शुरू करिए। सबसे पहले आप। कविता जी। मैम सबका भाव। मैम लग्न में शनि बैठे हैं तो चीजें डिले कराते हैं, और उनकी दृष्टि 7वें भाव पे भी पड़ रही है, फिर जो चंद्रमा है। और सूर्य, शुक्र। सबसे पहले लग्न से शुरू किया जाता है देवी जी। कितनी बार बताया है, पहले लग्न और लग्नेश देखिए हमेशा। लग्न में कौन है, साथ में ये भी देखिए कि लग्नेश कहाँ गया है। बोलिए, आगे बोलिए। अनीता जी, सुनीता जी, रूबी जी, आप लोग भी बोलिए। अभिषेक जी, कविता जी ने देखिए प्रयास किया, आप लोग भी करिए।
हिचकिए मत भाई, आप लोग गलत भी बोलेंगे तो मैं हूं ना सही करने के लिए। आप लोग बोलिए तो सही, जी बोलेंगे मैम। नहीं तो फिर कैसे चलेगा बताइए, कहाँ सीखेंगे फिर तो आप पढ़ लीजिए 5 साल भी तो भी नहीं आएगा। सप्तमेश लाभ भाव में है और चंद्र की राशि में है। हम्म मतलब इनमें स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो मैरिज तो होगी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल होगी शादी। लेकिन शनि की दृष्टि आ रही है शादी वाले भाव पे। और 1 2 3 नहीं, मंगल मैम सप्तम भाव में गुरु की भी दृष्टि जा रही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट बताया। और मैम इसमें तो चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा तो ऐसे भी शुभ कारक होता है। ठीक है, लेकिन दो क्षीण दो तो चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा नहीं है। देखिए सूर्य से 2 भाव जी पास में बैठा है ना, जी मैम। जी मैम। इसलिए इसको आप बहुत अच्छा नहीं मानिएगा। दूसरा, शनि की बहुत दृष्टि भी अच्छा चंद्रमा नहीं। को पीड़ित कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जिसका भी सप्तम भाव में चंद्रमा होगा, इसका जो पति या पत्नी होंगे वो कैसा होगा, मन से कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, डेडिकेटेड नहीं रहेगा, चंचल मन का व्यक्ति ऐसा रहेगा। और साथ में जी मैम। सप्तमेश का 11वें में जाना, एकादश भाव में जाना भी मतलब शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अ, शुक्र की भी दृष्टि आ रही है उसके ऊपर, शुक्र और सूर्य भी साथ बैठ गए। शुक्र और सूर्य युति भी शादी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य जो होता है वो शुक्र के साथ में कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस करता है, शादी का कारक होता है। और ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के विवाहतर संबंध होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या चरित्र दोष आप उसको कह सकते हैं, होता है, अक्सर ये देखा गया है। जी मैम। जब सप्तमेश का संबंध एकादशेश से बने या सूर्य और शुक्र की युति हो तो शादी बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसके अलावा आप सभी लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। केवल सप्तमेश मत देखिए, लग्नेश भी देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, लग्नेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा शरीर ही अगर स्वस्थ नहीं है, अच्छा नहीं है, तो क्या आप शादी करके करेंगे भी क्या। बुध अपने से चौथे भाव में जरूर गया है, ठीक बात है, लेकिन गुरु के साथ जो विवाह सप्तमेश है इसमें, उसके साथ 6-8 का संबंध यहाँ भी बना रहा है और उस पर राहु की भी दृष्टि है। देखिए बहुत ध्यान से। 1 3 जी। एक एक पॉइंट मिला के चलिए ना। सबसे पहले हमेशा लग्न से शुरू किया जाता है, लग्न और लग्नेश, उसके बाद जिस भाव से प्रश्न आया है उसकी स्थिति देखते हैं। तो इनकी भी शादी बहुत अच्छी नहीं चलेगी। पहला विवाह, एक बात जान लीजिए, सूत्र नोट करिए, एक, जब भी लग्नेश और सप्तमेश के बीच में 6-8 का संबंध हो, सूत्र लिखिए फटाफट, जब याद आ जाता है तभी जब भी बता दें। लग्नेश और बोलिए। जिस भी जिस कुंडली में लग्नेश व सप्तमेश के बीच या जिस भाव से प्रश्न आया उसके बीच में 6-8 का संबंध हो, इसको षडाष्टक दोष भी कहते हैं। षडाष्टक दोष जी मैम खराब होता है, का संबंध बने,
बने तो जातक का वैवाहिक जीवन सेटिस्फैक्टरी या संतोषप्रद नहीं होता। नहीं होता। और पहली शादी, फर्स्ट शादी खराब होती है। अगर दूसरी करेगा तो दूसरी बढ़िया चलेगी। अगर किसी वजह से टूट जाती है तो मैम आजकल एक वो चीज बताते हैं कि अगर 2 शादी का योग है तो 2 बार शादी कर लो एक से ही, वो सक्सेसफुल होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार फेरे ले लो, एक बार करके फिर 2-3 महीने बाद फिर फेरे ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो भी चीजें लिखी होती है ना आपके भाग्य में, जिस व्यक्ति के साथ आप अपना गठबंधन लिखवा करके लेके आए हैं, विवाह तो उससे होगा। एक ही व्यक्ति से 2 शादी का योग कोई लेकर के आता है? खुद सोचिए एक बार। नहीं। फिर नहीं 2 शादी का मतलब यही है ना कि व्यक्ति 2 लोगों से शादी करेगा, अलग अलग से, है ना? आपको पता है जब एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, जो विवाह होते हैं सनातन में वो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उसमें से राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह, बहुत सारे तरीके के विवाह होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण विवाह, उसमें एक विवाह आर्स होता विवाह 50 विवाह। यस यस बिल्कुल। तो ये इसमें से एक विवाह होता है जो आजकल फिजिकल रिलेशन जो डेवलप कर लेते हैं ना एक दूसरे को अपना मान करके पहले से ही, वो भी एक प्रकार का विवाह होता है। यस यस यस। है ना? तो अगर इस तरीके का कोई किसी के साथ हो गया है तो आप ये उसको भी विवाह ही मान करके चलिए। और 2 विवाह 3 विवाह का जरूरी नहीं है कि वो फेरे ही ले। अगर संबंध भी स्थापित कर लिए और मन में ये मान करके कि हाँ भाई मैं इसको अपना मानता हूँ या अपनी मानती हूँ, इस तरीके से मान करके तो भी उसको विवाह ही कहा जाएगा। यही गंधर्व विवाह होता था पहले जमाने में। ठीक है ना? हाँ, तो उसको भी हम विवाह की श्रेणी में ही मानते हैं। जी। चलिए, हो गया। कविता जी चार्ट समझ में आया ये वाला? हाँ जी मैम। क्या आया बताइए। मैम एक क्वेश्चन और था। बताइए। जैसे आपने कहा कि 7th लॉर्ड 11th में तो मल्टीपल रिलेशन, तो ये तो हम क्योंकि विवाह की कुंडली कर रहे हैं, पर 7th भाव और भी तो 7th लॉर्ड चीजों का होता है। 11th में उस पर शुक्र की दृष्टि या त्रिक भाव, अष्टम भाव से स्पेशली उसका संबंध, तब चरित्रहीन दोष बनता है, तब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। मैंने 2-3 चीजें आपको एक साथ बताई थी कि देखिए शुक्र सूर्य भी साथ बैठे हुए, ये भी बोला था ना। हाँ, तब ये बनता है। अब आपका प्रश्न पूछिए। तो मतलब शुक्र की दृष्टि अगर है 11th पर, शुक्र सूर्य की अच्छा एक साथ, तो जैसे अब ये तो विवाह की कुंडली कर रहे हैं हम, पर 7th भाव तो और भी चीजों का होता है, बिल्कुल तो होता है। उसको भी कह सकते हैं कि वो चीज मल्टीपल हो जाती है। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ, शुक्र, आप ये बताइए विवाह के अलावा और किस चीज का होता है? पार्टनरशिप का होता है। जैसे बिजनेस, हाँ बिजनेस बिजनेस पार्टनर हो गए। पार्टनरशिप का हो गया। तो आपका जी पार्टनर आपके साथ तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है बाहर भी उसने कहीं और जाकर के पार्टनरशिप कर ली हो, उसको भी तो चीटिंग ही कहा जाएगा ना।
हाँ, और जैसे ये हो सकता है कि बिज़नेस में एक से ज़्यादा पार्टनर हो हमारे? नहीं, चीटिंग जब होगा तो इसका मतलब ये होगा आपको बिना बताए कोई कार्य हो जाए, उसको चीटिंग योग कहते हैं। मीन्स ये चीटिंग में आएगा, जो भी आएगा यस, इसमें? ये चीटिंग में आएगा। अच्छा। इसको चीटिंग, अगर आपकी पीठ पीछे कोई कार्य हो रहा है जिसका पता आपको नहीं है और आप उस पर्सन पर बहुत विश्वास करते हैं कि ये कभी मेरे साथ इस तरीके की बात नहीं करेगा और उसने फिर वही किया, तो इसको चीटिंग कहा जाता है। तो अगर क्योंकि आपने बिजनेस पार्टनर किया है, बिजनेस जी। में पार्टनरशिप की है और वो व्यक्ति आपको बिना बताए किसी और व्यक्ति के साथ भी सेम पार्टनरशिप कर ले, तो ये भी आपके साथ चीटिंग ही हुई। ठीक है। हाँ जी, अब बताइए कविता जी। हाँ जी मैम। आपका जवाब नहीं आया। बोलिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गई है। मैम कहीं ना एक्सपर्ट हुए हैं, आपको भी पता है। बोलेंगे तभी तो होंगे ना, ऐसे झिझकेंगे तो फिर कैसे होंगे? अनीता जी, सुनीता जी, आप दोनों भी कुछ बोल लिया करिए भाई, कुछ पूछ लिया करिए, कुछ बता दिया करिए। मैम कुंडली सामने आती है, दिमाग शून्य है। कितना ही पढ़ लो एकदम से समझ नहीं आता। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी तो। यस, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, मैं बार बार बोलती हूँ प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो आता है वो भी चला जाएगा। ये ऐसी मैम ये विद्या है। कड़ा जो पहनना है, हम्म, आपने कड़ा पहनने को कहा है, ये लड़का हो या लड़की राइट हैंड में ही पहनना है? यस, दोनों को राइट हैंड में। और ये जो आपने बताया कि लड़का है तो उसे देवी का पाठ करना है। हाँ, ये देवी के स्पेशली फॉर पाठ में, बॉयज है, ये स्पेशली लड़कों के लिए ये वाला उपाय। तो देवी के पाठ में क्या करना है? कवच करना है या सप्तशती उसको करनी है या बेसिकली कुछ? वहां पर रह करके देवी का आराधना, देवी चालीसा, देवी की सेवा करनी है, अच्छा। मंदिर में रहना है। मेन पर्पज है कि देवी के मंदिर में रहे वो। अच्छा। ठीक है, कुंडली सबको आ गई? यस मैम। देवियों, बाकी भी बोल लो सब। अब जातक की शादी कब होगी? अब शादी कब होगी? पहला तो लग्नेश की दशा में, यानी कि बुध जब इसमें आएगा दशांतर दशा में, फिर गुरु आ जाए दशांतर दशा में, फिर चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है तो चंद्रमा की दशांतर दशा में, गुरु भी चंद्रमा की ही राशि में है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य और शुक्र, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये भी प्रेम का भी कारक है और विवाह का भी कारक है। तो इन ग्रहों की दशा और अंतर दशा में प्रत्यंतर में भी विवाह होता है। क्लियर है? यस मैम। सभी लोग बताइए। यस मैम। हाँ जी मैम। कविता जी, अभिषेक जी, सुनीता जी। यस मैम। कविता जी कहाँ गई? हाँ जी मैम। क्या हुआ, इतना चुप कुछ क्यों हो नहीं गई मैम। आप? मैम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर बताती हूँ कल आपको। हाँ,
सारे सूत्र पढ़िए, सबको लगाइए। अब सिंपल सी बात है, जिस जिस भाव को हम करते चलेंगे उस भाव, भावेश, भाव कारक, ये मैंने आप लोगों को बताया है, उसको करते चलिए। साथ में दशांतर दशा में उससे संबंधित कार्य होगा। सिंपल, सभी के साथ ऐसा ही होगा, सारे भावों के साथ में ऐसा ही एक वही सूत्र लागू होंगे। भाव, भावेश, भाव कारक को देखिए, दृष्टि देखिए, युति देखिए, और उसके बाद दशांतर दशा देखिए, तभी व्यक्ति का वो वाला कार्य होगा। ठीक है, अगर स्थिति खराब है तो काम खराब हो जाएगा। सिंपल, इतना लॉजिक है, और कोई ज्यादा नहीं चलाना दिमाग। ठीक है। ठीक है, बताइए, कोई डाउट है किसी का? अभी तो नहीं है, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे ना, कुछ होगा तो आपसे कल पूछ लेंगे। चलिए, अब दूसरी शादी का भी कुछ बताओ, एक आधा योग पढ़ना चाहोगे आप लोग? हाँ जी मैम, बता दीजिए। बता दीजिए मैम। चलो बता दो। मैम एक मिनट, ये कह सकते हैं कि लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश इनकी दशा अंतरदशा में शादी का योग बनता है, या इनसे संबंधित ग्रह हाँ, की दशा अंतरदशा में शादी का योग बनता है। बिल्कुल, मैंने आपको लिखवाया भी है, अभी इससे पहले जो सूत्र लिखवाए हैं वो यही लिखवाया है उसमें। चलिए, दूसरी शादी का लिखते हैं। दूसरी शादी के योग, या इसको पुनर्विवाह भी कहते हैं। जो दूसरी शादी होती है उसमें द्विस्वभाव राशियों का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। किसका? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। द्विस्वभाव राशियों का और शुक्र का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। अब द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है? 3, 6, 9, 12। अगर शुक्र इन राशियों में हो, किसमें? यदि शुक्र द्विस्वभाव राशियों में हो, एवं उसका राशिश का क्या मतलब है? शुक्र तो इनके अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर इनका जो स्वामी है उसको राशिश कहेंगे। जैसे 3 और 6 का स्वामी बुध है, 9 और 12 का स्वामी गुरु है, तो ये कौन है? राशिपति जो होता है उसको राशिश भी कहते हैं। उनका राशिश उच्च का हो तो पुनर्विवाह के योग बनते हैं। दूसरा, यदि
लग्नेश 8th हाउस में है, मंगल 7th में है, शुक्र चंद्रमा से सप्तम में हो, यानी कि चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से बिल्कुल सामने शुक्र बैठा हो, सप्तम में हो, तो जातक 3 बार शादी करता है। कितनी बार शादी करता है? 3 बार। 3 बार। और कब करता है? स्पेशली उसकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाती है, पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दूसरी और तीसरी शादी करता है। नेक्स्ट सूत्र, लग्नेश से दशम भाव में अगर बुध स्थित है, और बुध कैसा है? बली है, और सप्तमेश जहां पर भी बैठा है वहां से तीसरे भाव में, बली चंद्रमा बैठा है, तो जातक की कई पत्नियां होती हैं। सप्तमेश द्विस्वभाव राशि का होकर एकादश भाव में हो, तो भी जातक की कई शादी होती है। षष्टेश यानी छठे भाव के स्वामी का, षष्टेश का 12th भाव में होना भी पुनर्विवाह देता है या कराता है। ये पुरुषों के लिए है सारे योग। ये स्त्रियों के लिए नहीं है? नहीं, पुरुषों के लिए। स्त्रियों के लिए अभी लिखवाती हूँ, पहले ये नोट डाउन करिए। फॉर मेल्स, ये जेंट्स के लिए है ना सारे? हाँ जी। फॉर मेल्स, चलिए हेडिंग डालिए स्त्री। ये हो गया, सबका हो गया कंप्लीट? यस हाँ जी मैम। अनीता जी, सुनीता जी, अभिषेक जी, हटा दूं? मैम हटा दिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ा छोटा लिख लेंगे बाद में। अच्छा, ओके, चलिए लिखिए। फॉर फीमेल्स, महिलाओं के लिए,
पति की मृत्यु के बाद में या तलाक होने के बाद में अब स्त्रियों का भी पुनर्विवाह होता है। उसके लिए क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? पहला, लग्न अथवा चंद्रमा से सप्तम भाव में या सप्तमेश पर सूर्य और राहु का प्रभाव होना। दूसरा, फल दीपिका कहती है कि मंगल, शनि और चंद्रमा 7th हाउस में अगर बैठे तो भी स्त्री की कुंडली में दूसरे विवाह के योग बनते हैं। मैम तीनों में से कोई कि तीनों? कोई भी एक नहीं, ये तो तीनों साथ ही बैठेंगे, तीनों एक साथ। ओके, ठीक है मैम। मुझे लगा आप सूत्र पूछ रही हैं। शनि वक्री हो, शनि वक्री एकादशीश होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो भी दूसरी शादी के योग स्त्री की कुंडली में बनते हैं। बस ये 3 सूत्र हैं। और इसी के साथ आज आपका सप्तम भाव भी समाप्त हो गया। कल आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास होगी अब परसों इसी समय 8:30 बजे से। तो आप लोग कल जो है खूब प्रैक्टिस करिए, जितने मैंने सूत्र लिखवाए हैं सप्तम भाव पंचम भाव पूरा प्रैक्टिस कर डालिए अच्छे से, कुंडली बना करके सबकी कुंडली पकड़ लीजिए घर में, जिसकी मिले अपनी खुद की भी, और लगा करके देख डालिए सब पे सूत्र। तब ये चीजें आपको आएंगी, धीरे धीरे पकड़ में आएंगी। एकदम से नहीं कहूंगी कि एकदम से आती हैं, लेकिन हाँ हो जाएगा, पर प्रयास करते रहिए। अगर छोड़ देंगे कि ठीक है चलो आज तो छुट्टी है अब कल देखेंगे, तो नहीं आएगा।